नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है तथा इसके भेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका पुनरावर्तन करते हुए हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहायता प्रदान करता है और इनके प्रयोग से नए नए शब्दों को बनाया जाता है। शब्द निर्माण 3 प्रकार से होते हैं। सार्थक शब्दों के पूर्व शब्दांश उपसर्ग, सार्थक शब्दों के पश्चात यानी बाद में शब्दांश प्रत्यय, और 2 सार्थक वर्णों या शब्दों के मेल से संधि या समास के द्वारा। यानी 4 ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो गई। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं संधि किस तरह उनके द्वारा जो है शब्दों का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग शब्दों के योग से निर्मित, उप का अर्थ होता है समीप और निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि मतलब बनाना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ हुआ शुरू यानी प्रारंभ से लेकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्दों की सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्द हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है। जैसे परा प्लस जय, पराजय, सु प्लस गम, सुगम। तो ये जो है ये उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अब जो है हम बात करते हैं उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की विशेषता क्या होती है? तो उपसर्ग की विशेषता जो है वो 3 विशेषताएं कही जाती है। उपसर्ग की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जानेंगे। तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती है। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे बल में हमने प्र जोड़ दिया तो प्रबल हो गया। उसी तरह शासन में हमने अनु जोड़ दिया तो अनुशासन हो गया। शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे सत्य, सत्य में हमने अ जोड़ दिया तो असत्य हो गया। यश में अप जोड़ दिया तो अपयश हो गया। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे शुद्ध, शुद्ध में हमने वि जोड़ दिया विशुद्ध। भ्रमण में हमने परि जोड़ दिया परिभ्रमण। तो इस तरह उपसर्ग हमेशा मूल शब्दों के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर के होते हैं। माने ये हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं और हमेशा ये 1 या 2 शब्दों के हो सकते हैं। जैसे सत्य में अ 1 शब्द है, यश में अप 2 शब्द है। उपसर्ग और मूल शब्द की संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द के अर्थ या तो कुछ न कुछ विशिष्ट छोड़ देता है या अर्थ को ही बदल देता है। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग की विशेषताएं। अब आगे हम पढ़ते हैं उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। जैसा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग को विदेशज उपसर्ग भी कहते हैं और हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक इसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कहता है कि संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के जो उपसर्ग है उसको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदी भाषा में, जो हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी भाषा में
बहुत सारे शब्द जो हैं संस्कृत के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। क्लास 8 में आप लोगों ने शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े होंगे, जहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उसी तरह जो हिंदी भाषा बनी, तो हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया, विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तो उसी तरह तत्सम जो शब्द हैं, यानी संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, यानी जो संस्कृत से हिंदी में शब्दों को अपना लिया गया है, उनके साथ जिन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है वो तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग कहे जाते हैं। ये उपसर्ग उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में अपना लिए गए हैं बिना परिवर्तन के। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिना परिवर्तन का इनको हिंदी में अपना लिया गया है। वैसे ही शब्दों को हम लोग संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति प्लस आचार, अत्याचार, दुर प्लस लभ, दुर्लभ। उसी तरह और भी हैं संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द। यानी हिंदी में जो संस्कृत के उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो 22 होते हैं। और एक बात और भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, लेकिन इनका स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रायः जो है ये मूल शब्दों के साथ जुड़कर ही इनका प्रयोग किया जाता है। प्रायः इनका स्वतंत्र रूप से हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला है अ। अ का मतलब होता है अभाव। इसका अर्थ होता है अ का अभाव या नहीं। तो उसी तरह अ से अगर हमें अ उपसर्ग से अगर हमें शब्द बनाना है तो ज्ञान में हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो अज्ञान हो गया, पवित्र में अ जोड़ दिया तो अपवित्र हो गया, दृश्य में जोड़ दिया तो अदृश्य हो गया। उसी तरह अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर। तो अंतर से अगर हमें शब्द बनाना है तो राष्ट्रीय में हमने अंतर जोड़ दिया तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जातीय में हमने शब्द जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ा तो अंतर्जातीय हो गया। उसी तरह अति, अति मतलब बहुत होता है, तो शय में हमने अति जोड़ा तो अतिशय हो गया, रिक्त में हमने अति जोड़ा तो अतिरिक्त हो गया, अधिक में हमने अति जोड़ा तो अत्यधिक हो गया। अधः मतलब नीचे होता है, इसका अर्थ होता है नीचे। अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। उसी तरह है अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति। उसी तरह अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुगमन, गमन में हमने अनु जोड़ दिया तो अनुगमन हो गया, शरण में हमने अनु जोड़ दिया अनुसरण हो गया, रोध में हमने अनु जोड़ दिया अनुरोध हो गया। उसी तरह अप का मतलब होता है बुरा, तो मान में हमने अप जोड़ दिया तो अपमान हो गया, सारी में हमने अप जोड़ दिया तो अपसारी हो गया, यश में हमने अप जोड़ दिया तो अपयश हो गया। अभी मतलब होता है सामने, अभिमुखी, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। तो ज्ञान, मान, नय, मुख में हमने अभी शब्द जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया। उसी तरह आ मतलब तक होता है, जन्म, आमरण, जीवन, समुद्र। इन शब्दों में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया। जैसे जन्म में हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो आ जन्म हो गया यानी जन्म तक। मरण में हमने जोड़ दिया आ तो आमरण यानी मरने तक। उसी तरह हुआ उत, यानी उत मतलब होता है ऊपर। उन्नति, उत्थान, थान में हमने उत जोड़ दिया तो उत्थान हो गया। उच्चारण, उच्चारण में हमने उत जोड़ दिया तो उच्चारण हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यहाँ उन्नति, यहाँ न संयुक्त है, तो यहाँ पे आधा जो न है वो हमेशा त में परिवर्तित होता है। अप मतलब गौण, जिसका मतलब गौण जिसका कोई अर्थ नहीं हो। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष में हमने उप जोड़ दिया, अध्यक्ष में हमने उप जोड़ दिया तो उपाध्यक्ष हो गया। योग में हमने जोड़ दिया उप तो उपयोग हो गया। चार में जोड़ दिया उपचार हो गया। कु का मतलब होता है बुरा, तो बल में कु में यानी मार्ग, कुमार्ग यानी गलत मार्ग।
पुत्र यानी कुपुत्र, गलत पुत्र। उसी तरह दुष्र या दुष मतलब बुरा होता है। बल में हमने जोड़ा तो दुर्बल हो गया, गम में जोड़ा तो दुर्गम हो गया। निर या निस रहित मतलब निर्मल, निर्बल, निर्धन, निसफल, निश्चय। तो इसी तरह ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग के बहुत सारे हैं। प्रति, वि, सम, सत, सम, सह। तो ये सारे जो शब्द उपसर्ग के शब्द जो हैं ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी के उपसर्ग क्या हैं। आगे जो हैं ये हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग। तद्भव का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में लिए गए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में लाए गए, लेकिन लाने के ही साथ उनमें क्या किया गया कि परिवर्तन करके हिंदी में अपना लिया गया। जैसे हम कह सकते हैं कि संस्कृत में सूर्य होता है, जैसे ही हिंदी में उसका प्रयोग होता है तो उसका तद्भव जो रूप होता है वो सूरज हो जाता है। रात्रि तत्सम शब्द है, लेकिन जब उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो रात हो जाता है। उसी तरह गृह है, गृह जब हिंदी में प्रयोग होता है तो घर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में जब अपनाए गए, लेकिन अपनाने के साथ ही उनके रूप में परिवर्तन कर दिया गया, परिवर्तन करके हिंदी में अपनाया गया, तो वो हमारे शब्द हुए तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तो इनका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे जला में अध जोड़ दिए तो अध जला यानी आधा जला हुआ। चाल, चाल में कु जोड़ दिया कुचाल। बिना मांगे, बिना मांगे, मांगे में बिना हमने जोड़ दिया। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग जो हैं नीचे दिए हुए हैं। अन्न, अन्न का मतलब होता है अभाव, अन्न का मतलब होता है अभाव। तो पढ़ में हमने अन्न जोड़ दिया तो क्या हो गया अनपढ़। बन, बन में हमने अन्न जोड़ दिया तो अनबन। जान में हमने अन्न जोड़ दिया तो अनजान। उसी तरह होनी में अन्न जोड़ा तो अनहोनी। अध, अध मतलब होता है आधा, हाफ। अध खिला, अध जला, अध मरा, अध कपारी। उसी तरह है उन, उन का मतलब होता है कम। 59, 29। कु, कु का मतलब होता है बुरा। कुपात्र, कुढंगा, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। चौ, चौ का मतलब होता है चार। तो राह, राह में हमने चौ जोड़ दिया तो चौराहा हो गया। मास में हमने चौ जोड़ दिया तो चौमास हो गया। कोर में हमने चौ जोड़ दिया तो चौकोर हो गया। उसी तरह ती उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है तीन। तो माही, माही में हमने ती जोड़ दिया तो तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। नी, नी मतलब होता है बिना। निहत्था, निडर, निकम्मा, निधन। भर, भरा हुआ। भर पेट, पेट में हमने भर जोड़ दिया तो भरपेट हो गया। भरपूर, भर प्रयास, भरसक। दु, दु का मतलब होता है बुरा। दुसह, दुकला, दुधारी। बिना, बिना का अर्थ होता है बिना। बिन ब्याहा, बिन कहे, बिना देखे, बिना सुने। तो ये हमारे हो गए हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग। तो बच्चों एक मैं बात आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम लोग मूल शब्दों में से उपसर्ग को अलग करते हैं तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मूल शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकल कर आना चाहिए। यानी मूल शब्द का जब तक अर्थ निकल कर नहीं आएगा तब तक वो हमारा उपसर्ग सही नहीं होगा। यानी जो भी हो, जैसे हमने चौराहा लिया तो इसमें मूल शब्द क्या है राहा, और चौ जो है वो उपसर्ग है। चौमास, तो इसमें चौमास में मास जो है वो मूल शब्द हो गया और मास का अर्थ होता है महीना। तो इसी तरह जो भी हम शब्द लें जिसमें उपसर्ग लगा हो और उसमें कहा जाए कि आप इनमें से उपसर्ग और उपसर्ग को अलग कीजिए और मूल शब्द को अलग कीजिए, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमेशा जो है उपसर्ग का अर्थ तो होता है लेकिन वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं और मूल शब्दों का अर्थ निकल कर आना चाहिए और उनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब उपसर्ग का अगला भेद है
विदेशी उपसर्ग या जिसको हम लोग कहते हैं आगत उपसर्ग, जिसे हम लोग विदेशज शब्द भी कहते हैं। तो इन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में संस्कृत के अलावा विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्दों में यानी हमारे देश के अलावा दूसरे देश के भाषाओं के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी से, उर्दू से, फ़ारसी से, तुर्की से, पुर्तगाल से, बहुत सारी भाषाओं से लिए गए हैं। तो उन शब्दों के साथ जो उपसर्ग प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं विदेशज या विदेशी उपसर्ग। तो पहला है हमारा समझ। समझ में हमने जोड़ दिया ना, तो ना समझ हो गया। सफ़र, सफ़र में हम जोड़ दिया तो हम सफ़र। दम, दम में हर जोड़ दिया तो हरदम। तो ये जो शब्द हुए ये शब्द विदेशज शब्द हैं, यानी हिंदी के शब्द नहीं है और न ही तत्सम शब्द है। उसी तरह आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। इन का मतलब होता है ठीक। ऐन वक्त यानी ठीक समय पर। ऐन मौके यानी ठीक समय पर। कम का मतलब होता है थोड़ा। कम ज़ोर, तो यहाँ ज़ोर में कम उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो वो कमज़ोर हो गया। कम अकल, अकल में हमने कम जोड़ दिया तो कम अकल हो गया। गैर का मतलब होता है बिना। बिना यानी हाजिर, हाजिर में हमने गैर जोड़ दिया, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। तो ये हम जितने भी शब्द पढ़ रहे हैं ये सारे शब्द जो हैं ये सारे शब्द हमारे विदेशज शब्द हैं। उर्दू के शब्द हैं, फ़ारसी के शब्द हैं। उसी तरह अंग्रेजी शब्दों के साथ भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उप, सब का मतलब होता है उप। तो इंस्पेक्टर में हमने सब जोड़ दिया तो सब इंस्पेक्टर हो गया। मजिस्ट्रेट में हमने सब जोड़ दिया तो सब मजिस्ट्रेट हो गया। उसी तरह डिप्टी का भी अर्थ होता है उप। कमिश्नर यानी डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर। वाइस का मतलब होता है सहायक। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। चीफ माने मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह ये जो शब्द थे अंग्रेजी के शब्द थे। उसी तरह इसमें उर्दू के, फ़ारसी के शब्द हैं। बे का मतलब होता है बिना, बेशर्म, बेपर्दा, बेपरवाह, बेकार, बेकसूर। ला का अर्थ होता है बिना। लापरवाह, लावारिस, लापता, लाइलाज। तो ये जो शब्द हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये आगत उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये हमारी हिंदी भाषा में जो विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग विदेशज या आगत उपसर्ग कहलाते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।